हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री लेकर चल रहे थे। पिछले क्लास में गवर्नर जनरल और वायसराय को पूरा किया था, जो लंबा खींचा गया था। आज शुरू करेंगे ब्रिटिश शासन का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में जानेंगे। किस तरह जो ये अंग्रेज है, हमारे सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारत को किस तरह ये लूटा, उसके बारे में जानेंगे। हमारे अर्थव्यवस्था का किस तरह कमर तोड़ दिया, जो कि अभी अगर यदि ये सही इस तरह से नहीं लूटता तो हम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में रहते। तो आइए उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह ये लूटा, किस किस नियम से, क्या क्या नीति बनाता था। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तहरीज किए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। कुछ धनिक वर्ग ने जो है ना वो सही तरह से कुछ तहरीज नहीं किया, ठीक है। उसमें जो है उद्योग का सही तरह से विकास नहीं हो पाया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू स्वराज की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। हाँ, कब किया था? 1793 ईस्वी में। 1793 में किया था, ठीक है। ये जो है ना अस्थायी बंदोबस्त, इसको जो है ना इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। अच्छा। तो बोलेगा कि अगर यदि मान के चलिए उस जगह अस्थायी बंदोबस्त नहीं दे देगा, उस जगह दूसरा कुछ दे देगा, इस्तमारी दे देगा या जागीरदारी हो देगा, मालगुजारी और विश्वेदारी, इनमें से कोई भी नाम दे सकता है। इस नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, ठीक है, थोड़ा मैप में बताइए तो बंगाल और बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तक लागू था। बंगाल हो गई, बिहार हो गई, बिहार। मैप नहीं आ रहा है दोस्तों, मैप नहीं आ रहा है दोस्तों, मैप नहीं आ रहा है। मैप कल लगाएंगे हम, तब हो जाएगा क्लियर। तो इसमें जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र शामिल था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कौन कौन आता था? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी क्षेत्र था वहां तक आता था, ठीक है। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। मतलब ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सा शामिल था इसमें अस्थायी बंदोबस्त। जब भारत पर अंग्रेज द्वारा शासन हो रहा था तो वो पूरा कहता था ब्रिटिश भारत। तो उस टाइम जितना भी ब्रिटिश भारत का जीता हुआ क्षेत्र था उनमें से 19% पर जो था अस्थायी बंदोबस्त शामिल था, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया। जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। 10/11 को कंपनी को देना था, एक भाग जो है वो अपनी सेवाओं के लिए रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। जो अस्थायी बंदोबस्त कर छोटा छोटा पूंजीपति थे, जिसको भद्र नवाब कहते हैं। उसे भद्र नवाब कहते हैं। भद्र नवाब कहते हैं। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली करने हेतु एक और व्यवस्था अपना लिया। कौन व्यवस्था जानते हैं? रैयतवारी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त के बाद एक रैयतवारी व्यवस्था अपनाया गया। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था। इस व्यवस्था पहले था ऐसे टैक्स था, अब जीएसटी ला दिया। टैक्स चेंजिंग किया। अब भूमि वसूलने का जो है ना एक नया तरीका अपना लिया। उसको कहेंगे रैयतवारी व्यवस्था। अब देखिए इस व्यवस्था में होता क्या था। इस व्यवस्था के जो जन्मदाता है वो थॉमस मुनरो है और कैप्टन रीड। बोलेगा कि रैयत, बार दरोगा में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। लेकिन यहाँ का वायसराय गवर्नर क्या था? हाँ, तो इस टाइम देख लीजिए ये कब लागू हुआ था आपका 1820-22 के समथिंग में लागू हुआ था। तो उस टाइम जो गवर्नर होगा उसी के समय में, ठीक है। तो कैप्टन रीड जो है इस व्यवस्था का जन्मदाता था।
और टॉमस मुंड्रो टॉमस मुंड्रो। तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बड़ा महल जिले में लागू किया गया था। और सर तमिलनाडु यहाँ भी के। आता है कि मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तमिलनाडु बारह में। महल जिला, जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। ठीक है। जो कैप्टन डीड और थॉमस मुनरो था, टॉमस इसका- मुनरो। मुनरो टॉमस था मुनरो। टॉमस मुख्य मुंड्रो ने लागू संचालक। किया था, ठीक है। ठीक। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, उसके बाद जो है मद्रास और बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा पूर्व जो आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है वहाँ पर लागू किया गया था, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र के कुछ भाग हाँ। मद्रास में मद्रास। था, हाँ, पश्चिम असम, बंगाल। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पूर्वी बंगाल, बंगाल, असम, हाँ। कर्नाटक के क्षेत्र में अभी रैयतवाड़ी व्यवस्था पहले लागू किया उसको गया पूर्व था। कहा जाता था वहाँ अच्छा। पर, ठीक है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा की बात है। अब कहता है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे। मतलब इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या गया कि रैयतों को भूमि के मालिकाना, मतलब जो भूमि भूमि का का मालिक होगा रैयत, हाँ, रैयत। और कब्जादारी अधिकार मतलब कब्जा भी कर सकता है, अधिकार दिए गए थे। और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। वो अपने आप से। हाँ, अरे स्थायी बंदोबस्त जो कर रहा था उसी को दे दिया था रैयतवाड़ी में, क्या आप देखिए लीजिए, अपना ये देखिए। प्रत्यक्ष रूप से। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। किसान की। कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। किसान की भू स्वामित्व। हाँ, इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। अरे तो रैयतवाड़ी में 51% और उसमें स्थायी बंदोबस्त बताइए सोनू। 19%। अस्थायी बंदोबस्त में कितना प्रतिशत शामिल था? अस्थायी प्रतिशत में आपका 10/11। नहीं, मतलब टैक्स का था टैक्स ना। कितना प्रतिशत पूरे ब्रिटिश भारत का कितना क्षेत्र पर लेता था? 19% लेता था टैक्स पहले। 19%। आप बताइए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितना लेता था? 51% आ गया। 51% आता था, ठीक है। बहुत अच्छा। 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से ली जाती थी, ठीक है। बहुत कठोर से। हाँ, मतलब जैसे भी देना है अपने एक देना है। नियम होता है, ठीक, मार ठीक, के। हाँ। तथा लगान की दर भी काफी ऊंची होती थी। थी। एक तो कठोरता से लिया जाता था, उसके बाद लगान की रेट भी दर बहुत भी ऊंचा था, होता था। काफी ऊंचा था, ठीक है। अब 2 व्यवस्था हो गया। तीसरा व्यवस्था है महलवारी पद्धति। महलवाड़ी आपका ये- अस्थायी बंदोबस्त। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़े बरहम। नहीं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी पढ़े। रैयतवाड़ी। उसके रैयतवाड़ी। बाद अब है महलवारी पद्धति। महलवाड़ी। अब देखिए महलवारी क्या है। महलवाड़ी पद्धति जो है, महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल, जिसको जागीर का एक भाग होता था, जागीर के साथ स्थापित की जाती थी। अब क्या करता है, कृषक के साथ नहीं करता है, अब महल के साथ, जो एक जागीर का जैसे मतलब मोहल्ला भाग होगा, होता है। ऐसे ही मोहल्ला है। इसका जागीर जो होगा जागीर मेन को हेड, करेगा। हाँ, वो यही करेगा। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। जैसे मतलब न हो जाता है कि किसी को मतलब बेटा उठा नहीं हुआ, हाँ। तो अब यहाँ जानबे करते हैं कि वो अगर मतलब उसको बेटा नहीं हुआ तो धीरे धीरे वंश उसका खत्म हो जाएगा, या तो कहीं चल के बस गया, उसको छोड़ दिया, तो उसको क्या है, ग्राम समाज जो है उसको संभाल लेता था, ठीक है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि या शामलात तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। मतलब जो संभाल लेता था वही हो जाता था भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ परिवर्तन के साथ लागू किया गया था। पंजाब में जो है इसको थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ हिस्सों में लागू हुआ था, ठीक है। जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। 30%। तो देखिए, सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त में 19%, उसके बाद रैयतवाड़ी में 51%, महलवाड़ी में 30%, हो गया 100%, हो गया। पूरे ब्रिटिश भारत पर ये इस तरह से लेता था। लगान। उसके बाद आते हैं औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों के तात्पर्य इंग्लैंड से स्थित राजस्व सचिव
द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। क्या बोल रहा है कि उपनिवेशिक शासनकाल जो था, उपनिवेशिक शासनकाल में सरकार के गृह शुल्कों, भारत सरकार के गृह शुल्कों, भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। अरे भारत इंग्लैंड में भी भारत राज्य सचिव था। हाँ, उसका व्यय क्या करेगा, यहाँ से किया जाएगा। मतलब जो भी उसका मतलब महीना होगा, जो भी पेंशन होगा, उसका व्यय भी यहीं से होगा। ठीक है, इसमें शामिल थे और भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को ही दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते, पेंशन, जितना भी था वो किस पे भारित था, सब यहाँ से भारित था। सारा कुछ यहीं लेता था, यहीं से लेता था। ठीक है, और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर ही भारित, मतलब एक सिर्फ नहीं था। भारत के बाहर हुए गृह युद्धों में लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं था। बाकी बात जितना भी पड़े वो सब जो था भारत में ही था। भारत के गृह शुल्क पर ही शामिल था। ठीक है, समझिए सारा कुछ भारत के ही खजाना से लेता था। भारत सचिव, यहाँ भारत सचिव है, वो ब्रिटेन में रहता था तो उसका भी पैसा यहीं से देना पड़ता था। जितना भी सैनिक यहाँ काम कर रहा है और जो भी मतलब आने जाने का मतलब निर्यात पे खर्च होता था, हर चीज जो है वो यहीं से होता था। सिर्फ एक ध्यान देना है कि भारत के बाहर जो युद्ध होता था अंग्रेज द्वारा, उसमें जो कुछ लगता था वो नहीं होता था, बाकी होता था। बहुत अच्छी। आगे है कि ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। देखिए एक शब्द आता है इंपीरियल प्रेफरेंस, ब्रिटिश इंपीरियल प्रेफरेंस। हाँ, ब्रिटिश इंपीरियल प्रेफरेंस है क्या, तो इसमें कहता है कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर, भारत में जो है जो खरीद सामान खरीदेंगे, आयातों पर विशेष रियायतों के लिए किया गया था। उसमें कुछ रियासत, कुछ विशेष अपना रियासत होगा, उसके लिए क्या गया था ये। ठीक है, इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क मतलब बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन द्वारा भारी शुल्क लगाया जाता था। उसका सामान खरीदेंगे ना, जैसे कि टैक्स नहीं लेंगे, जैसे कि हम थोड़ा सा मतलब इसमें बताते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ कच्चा माल है भारत में, जैसे कि सूती वस्त्र के लिए यहाँ कच्चा माल व्यापक मात्रा में होता था, उसके लिए बंगाल तो आपका मौजूद था। यहाँ से क्या किया, यहाँ से जो है अगर यदि हम यहाँ से भेज रहे हैं कच्चा माल को, यहाँ पर भारी शुल्क लगाएगा। वही वहाँ बन करके जो सूती वस्त्र आएगा उस पे वो बहुत कम, हाँ मतलब यहाँ से हम जो भेज रहे हैं ना उस पर टैक्स ज्यादा है, उधर से आ रहा है तो बहुत कम आ रही है। हाँ, कम आ रही है, या तो नहीं के बराबर रहता था। ठीक है, सुन नहीं रहा। अगर कोई भारतीय यहाँ से भेजे तो ज्यादा शुल्क लग जाएगा, अगर उधर से कोई अंग्रेज भेजे तो कम शुल्क। देखिए किस तरह हम मतलब खोखला करने काम कर रहा था। अब आगे है कि देखिए मतलब दादा भाई नौरोजी ने बताया है किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला किया है। ठीक है, कहता है कि धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। ठीक है, भारत मतलब अगर बोलेगा कि धन के बहिर्गमन का अपवाह जो था, मतलब जिसको ड्रेन कहते हैं, कि राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य है कि भारत से धन संपत्ति जितना भी है एवं माल को इंग्लैंड में भेजना था। ठीक है, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक परिलाभ नहीं मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी। यहाँ से सब चीज ले जा रहा है लेकिन उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। दादा भाई नौरोजी जो था धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी जिसको कहते हैं दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन, नहीं ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। सुनाया हुआ है हमारे यूपीएससी टीचर में। हाँ, तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड बहुत बार क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो सबसे पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी था
जिन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का मतलब प्रतिपादक किया। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों में, उसका देखिए पुस्तक है इंग्लैंड डेप टू इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, फिर है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, एंड ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। इन सभी के माध्यम से इन्होंने अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन प्रतिपादन किया किया। किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने नौरोजी। किए थे। दादाभाई नौरोजी ने किया था। कहता था जिस टाइम इन्होंने मतलब सबसे पहले जो दिया था वो लगभग कब दिया था? 1700 नहीं 1700 ने 1867-68 में इस सिद्धांत दिया था। 1868 में 20 रुपए बताया था तो थी ला राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो बताया था। हाँ 1868 नेशनल इनकम। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन मतलब सबसे पहले तो दादाभाई नौरोजी बताया, अब उसके आगे। बाद आता है रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया था। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया बल था। दिया था। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नहीं, इंडिया हमारे में देश के यह बारे में मत- बोल रहा है। हाँ। एक इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया मतलब जो भारत की इकोनॉमिक उसका हम्म। हिस्ट्री क्या है, क्या है? उसमें उन्होंने जो है यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग ठीक, मतलब जितना संपूर्ण, सकल मतलब कुल, टोटल टोटल उसका जितना भी राजस्व है उसका आधा भाग प्रति वर्ष भारत से बाहर चला जाता है। आहा। समझिए, जितना पूरा राजस्व होता है उसका आधा भाग आधा जो भाग। इंग्लैंड प्रति खाता वर्ष है। आउट चला ऑफ जाता है। इंडिया। प्रति वर्ष आउट ऑफ इंडिया चला जाता था। अरे खोखला किया लेकिन वो अंदर से खोखला किया, समझे, वार उड़ करके नहीं करता था, प्रेम अपने से। दिमाग से हाँ। प्यार, ताकि इसको इफेक्ट भी नहीं पड़े कि मैं इसको Effect भी खोखला नहीं भी कर रहा पड़े। हूँ हमारे देश को। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकाल और लोगों की निर्धनता का कारण जो है वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। ओह। 1896 ईस्वी में 1894 में कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, समझे, उसमें कांग्रेस का कांग्रेस ने बोला कि पिछले हमारे कई वर्षों भारत से जो है खोखला हो रहा है, क्या है कि मतलब हमारा धन मतलब देश से बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है। ठीक है, प्रस्थान हो रही है, इसीलिए हमारा देश खोखला होती जा रहा है। ठीक। अब देखिए उसी बीच मतलब एक अंग्रेज का वफादार होता है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे, अरे। मतलब जो ब्रिटिश शासन कर रहा था उसके प्रति वफादार थे। था। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। बोला कि अगर आंग्ल सत्ता रहेगा तो जो है ना हमारे मुस्लिम समाज का विकास हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो वफादार थे, शासन के इसीलिए। प्रति वफादार थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। अतः वे दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। मतलब ये जो दिया था बहिर्गमन का सिद्धांत बोलता था दो ये सब झूठो बोल कुछ रहा भी है। नहीं है। तो उन्होंने दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत, जिसको कहेंगे इंग्लिश में इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, पर दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक लिखी। ठीक है, एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? ड्रेन, इकोनॉमिक Economic ड्रेन ड्रेम्स थ्योरी। ड्रेन मतलब होता है बहिर्गमन। ड्रेन। दादाभाई नौरोजी ने लिखी। दादाभाई नौरोजी जो है अंग्रेजी राज की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत जो है निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दिया था। ठीक है, दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी इसीलिए दिया इसीलिए दिया था। और दादाभाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा जो है लिखा है महत्वपूर्ण कि पॉइंट। दादाभाई नौरोजी का जो जन्म हुआ था वो 1825 में 25 हुआ में था और निधन जो हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, मतलब 1825 में जन्मा था। हाँ 1825 में और 1917 में जो है आपका डेथ हो गई थी। डेथ हुआ था। ठीक है। अच्छा बताइए 1917 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया था? नहीं ला
एनी बेसेंट, बनारस, हाँ ये है ना। एनी बेसेंट ने किया था ना। 80%। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन 92 साल दादा भाई जी आता। तो 1825 में इसका जन्म हुआ जन्म थी, हुआ था और 1917 में 1917 में निधन हुआ था। ठीक है, इसके बारे में फैक्ट है कि 1865 ईस्वी में W.C. बनर्जी के साथ, किसके साथ? W.C. बनर्जी के साथ लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया 1865 में। 1865 में ईस्वी में। W.C. बनर्जी के साथ एक गठन हुआ लंदन लंदन इंडिया सोसाइटी। सोसाइटी। गठन किया क्या दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। किसके साथ किया? मिलके? दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर। W.C. बनर्जी के साथ मिलकर दादा मिलकर। भाई नौरोजी ने। कब किया? 1865 में किया। जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था, मतलब भारत में किस तरह दुख दर्द है इनका उसका प्रचार करना था। लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन 1865 में किया गया दादा भाई ने। हाँ। और W.C. बनर्जी के साथ मिलकर। ठीक है? W.C. बनर्जी। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर, पूछेगा किस पार्टी? लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जब बनाइएगा प्रीवियस ईयर उसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी 1892 ईस्वी में। 1892 में। चलिए इसका थ्योरी जो है दोस्तों क्लियर कर दिए हम लोग। आगे ऑब्जेक्टिव जो जो है- बचा है हम लोग ऑब्जेक्टिव कल देखते हुए अपना काम करते जाएंगे धीरे धीरे। कल ऑब्जेक्टिव इसको देखेंगे, उसके बाद वीडियो। तो दोस्तों बताइएगा मतलब क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा हाँ। जरूर, समझे, ताकि हम लोग सब्सक्राइब कुछ नहीं पड़ रहा है। सुधार कर सके। बड़ी ठीक समस्या है, है, देखते तो चलिए Have a nice day. वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब एक करिए। नया बंदा जुड़ा है उसको थोड़ा प्रोवाइड करा देखिए दीजिए। ये आज जो है ये आदित्य सर है, इन्होंने आज करंट पढ़ाएंगे। ठीक है, ये दो शब्द उसको